हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचोपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ BA फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट को लेकर। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में परिवार की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बात की थी, और शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय की क्या भूमिका, इससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। और शिक्षा के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका, समाज की भूमिका और परिवार की क्या भूमिका, ये हमारे सिलेबस में था। तो आज हम इन मतलब कि आज ये तीनों यूनिट का, यानी आज ये इस यूनिट का तीनों टॉपिक समाप्त हो रहा है। तो ये लास्ट वीडियो इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। समाज शिक्षा की एक अभिकरण, सोसाइटी एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समाज क्या होता है। तो आम बोलचाल की भाषा में सामाजिक संबंधों से बने समूह को समाज कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि समाज क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण के रूप में समाज क्या है। तो समाज क्या है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सामाजिक संबंधों से बने हुए समूह को समाज कहते हैं। और शिक्षा संस्था के रूप में समाज का अपना अलग स्थान होता है। प्रारंभ में बालक अपने परिवार तक ही सीमित रहता है जब वो छोटा रहता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका परिचय क्षेत्र परिवार के अतिरिक्त बाहर भी होता है। वो पड़ोस में जाने लगता है, मित्रों के साथ अनेक उत्सव समारोह खेल कूद मेलों आदि में जाता है। वो अनेक सामाजिक संपर्क में आता है। जहाँ वो समाज से सीखता है वही समाज का गहरा प्रभाव भी उस पर पड़ता है। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे विस्तारपूर्वक बात करेंगे कि समाज क्या है और शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में समाज की क्या भूमिका होती है। चलिए, समाज का अर्थ, समान अर्थ में जब एक या उससे अधिक व्यक्ति पारस्परिक लाभ के निमित्त एक दृष्टिकोण धर्म की मान्यता से अभिभूत होकर आपसी संबंधों पर आधारित समूह का सृजन करते हैं तो समाज कहा जाता है। यानी जब एक या उससे अधिक व्यक्ति पारस्परिक लाभ यानी अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने उचित अच्छे दृष्टिकोण के लिए, अपने धर्म अपनी मान्यताओं को बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए तो आपसी संबंधों पर आधारित समूह का सृजन करते हैं, यानी एक एसोसिएशन डेवलप करते हैं और उसे ही समाज कहा जाता है। वह समाज अपेक्षाकृत स्थायी होता है और उसका स्थायित्व एक संगठित व्यवस्था पर भी निर्भर होता है। यानी जो समाज यानी किसी स्पेसिफिक रिलीजन या फिर स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड जो समाज बनता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। तो जो उसका स्थायित्व यानी जब उसकी स्थापना होती है तो संगठित व्यवस्था के आधार पर होती है। समाजशास्त्र के अनुसार व्यक्तियों के समूह को तब तक समाज नहीं कहा जा सकता जब तक समूह के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से संबंधित ना हो। तो समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को जब समाज कहा जाता है जब उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हो या एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हो। व्यापक अर्थ में समाज की गरिमा, अस्तित्व एवं मानवीय संबंधों का वह पुंज समाहित है जो सार्वभौमिक और देशकाल से परे है, जबकि संकुचित अर्थ में समाज उन व्यक्तियों का संगठन है जो विशिष्ट संस्कृति, प्रथा, मान्यता, भाषा तथा धर्म से संपर्कित होकर, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि ये सभी कम्युनिटी, सबका अलग अलग एक कम्युनिटी यानी समाज होता है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में समाज यानी समाज की गरिमा को, उसके अस्तित्व को, उससे संबंधित मानवीय संबंधों में जो समाहित होकर जो लोग रहते हैं वो सभी क्या है, समाज है। परंतु अगर संकुचित अर्थ में बात करें तो समाज उन व्यक्तियों का समूह है जहाँ किसी विशिष्ट संस्कृति, कल्चर, मान्यता, धर्म, प्रथा आदि के लोग एक दूसरे से कोरिलेटेड होकर रहते हैं, उन्हें संकुचित रूप से समाज कहा जाता है। अब बात करते हैं समाज की परिभाषा के बारे में। E.B. र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है जो किसी एक समूह के दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच स्थित परस्पर विरोधी संबंधों की जटिलता का बोध करते हैं। E.B. र्यूटर कह रहे हैं कि समाज एक अमूर्त शब्द है जिसका कोई आकार, कोई संरचना कुछ नहीं है। इसमें समाज में व्यक्ति का एक समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ परस्परिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार समाज मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मितव्ययिता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है। यानी जो हम एक दूसरे के साथ आर्टिफिशियल डिवाइस के रूप में म्यूचुअल रूप से रहते हैं वो सभी समाज है। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का पुंज जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं। तो गिडिंग्स कह रहे हैं समाज एक संघ है, एक संगठन है, लोग औपचारिक रूप से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। शिक्षा और समाज का संबंध के बारे में, शिक्षा समाज का अटूट अंग है। जब किसी समाज ने किसी भी शिक्षा की व्यवस्था की है उसने सबसे पहले अपनी आवश्यकता और आदर्शों को सामने रखा। जैसे समाज होगा वैसे ही शिक्षा होगी। जिस समाज में जैसे आदर्श होंगे वहाँ की शिक्षा भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप होगी। यही कारण है कि यदि किसी समाज के आदर्श किसी कारण से बदले जाते हैं तो वहाँ की शिक्षा भी बदली हुई होती है, यानी बदले हुए आदर्शों के अनुसार बदल जाती है। प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में धार्मिक शिक्षा का बोलबाला था। आधुनिक समाज पर विज्ञान का विशेष प्रभाव है, यानी जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें धार्मिक शिक्षा का अधिक बोलबाला था, परंतु आज जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है उसमें साइंटिफिक लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। तो शिक्षा समाजशास्त्र अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि इस विज्ञान में शिक्षा और समाजशास्त्र दोनों ही सम्मिलित है। इस कारण शैक्षिक समाजशास्त्र को शिक्षा और समाजशास्त्र
समाजशास्त्र का समन्वित रूप माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा और समाज का संबंध अटूट है। हम देखते हैं जब किसी समाज ने शिक्षा की व्यवस्था की है तो सबसे पहले समाज की जो आवश्यकताएं होती है, जो आदर्श होते हैं, वो सभी सामने आते हैं। तो जिससे स्पष्ट ये होता है कि जैसा समाज होगा वैसे ही वहाँ की शिक्षा होगी। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन भारतीय समाज में जाति धर्म का अधिक प्रभाव था, इसलिए शिक्षा कुछ विशेष जाति तक ही सीमित थी। लोग धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते थे और व्यक्ति के चरित्र और धार्मिक विकास पर भी अधिक बल दिया जाता था। यदि मध्यकालीन भारतीय समाज की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय समाज में भी धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, इसलिए शिक्षा भी धार्मिक थी। उस समय शिक्षा में धर्म का प्रभाव अधिक ज्यादा था। यदि आधुनिक समाज की बात करें तो यहाँ पर आज के दौर में विज्ञान का प्रभाव अधिक है, यानी आधुनिक समाज पर विज्ञान का विशेष प्रभाव है। शिक्षा के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति की चिंतन, तर्क तथा निर्णय आदि मानसिक शक्तियां जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, तो जिससे कि व्यक्ति लॉजिकल रूप से सोच सके, विज्ञान की चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। आदर्शवादी समाज में विचार तथा बुद्धि को विशेष महत्व देते हुए आध्यात्मिक विकास के आदर्शों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी इस समाज की विशेषता यह थी कि लोग विचार आदर्श को अधिक महत्व देते थे, आध्यात्मिक विकास के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। भौतिक समाज में भौतिक संपन्नता को प्रमुखता दी जाती थी, यानी भौतिकवादी समाज में भौतिक संपन्नता को ज्यादा प्रमुख स्थान दिया जाता था। ऐसे समाज में नैतिक आदर्श, आध्यात्मिक मूल, रचनात्मक कार्य और व्यक्ति के विवेक का कोई स्थान नहीं हुआ करता था। प्रयोजनवादी समाज में विचार की क्रिया तथा बुद्धि की अपेक्षा परिस्थिति को अधिक महत्व देते हुए शिक्षा की व्यवस्था के निर्माण हेतु की जाती थी। यानी ऐसे समाज के लोगों का विश्वास था कि सत्य सदैव देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। उनके अनुसार सत्य की कसौटी उनका पुनर्निरीक्षण होता है। अतः यदि कोई सत्य किसी परिस्थिति में सत्य सिद्ध नहीं होता तो वो असत्य मान लिया जाता था। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य परिवर्तनशील होता है। जनतंत्रवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सब अधिकार तथा व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन में विश्वास आदि आदर्श को प्राप्त करने की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से की जाती थी कि प्रत्येक बालक को उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार विकसित होने के अवसर मिलते रहे, कि उसकी आदतें, सामाजिक गुण, प्रेम, सद्भावना, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, आत्मकर्तापरता जैसे जनतांत्रिक गुणों का विकास हो सके। तो लोकतंत्रवादी समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया जाता था, कि जैसे कि हम जानते हैं कि जनतंत्र वो आदर्श है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक सुखी, संपन्न और समृद्धशाली जीवन व्यतीत करने का समान अवसर प्राप्त होता है। इसलिए जनतंत्रवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन मनन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती थी और इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सबके समान अधिकार और व्यक्तित्व की सामूहिक जीवन में विश्वास आदि को आदर्श को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। यानी उस समय शिक्षा की व्यवस्था यानी लोकतंत्रवादी समाज में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होती थी कि प्रत्येक बालक अपनी रुचि, रुझानों, योग्यता और क्षमता के अनुसार विकसित होने के लिए अवसर दिए जाने लगे थे। बात करते हैं समाज के शैक्षिक कार्य के बारे में। विद्यालयों की स्थापना। समाज का प्रमुख कार्य उत्तम प्रबंध से युक्त विद्यालयों की व्यवस्था करना है। प्रत्येक समाज अपने बालक के सर्वात्मक विकास करना चाहता है। इसके अलावा वह अपनी परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहता है। विद्यालय समाज के मंतव्य के अनुकूल कार्य करके समाज की आकांक्षा पूरा करते हैं। यानी समाज का सर्व प्रमुख कार्य है विद्यालयों की स्थापना करना। यानी जहाँ रहने वाले व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होते हैं वो अपनी संस्कृतियों को उतना अधिक संरक्षण भी करते हैं, अपनी परंपरा, अपने आदर्शों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उतनी सुरक्षित रूप से पहुंचाते भी हैं। तो इस प्रकार समाज का सर्वप्रमुख कार्य है उचित उत्तम विद्यालयों की व्यवस्था करना। व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था। अपने आर्थिक विकास के लिए आधुनिक युग में समाज अनेक कार्य करता है। उनमें से प्रमुख औद्योगिक, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षा, इनके द्वारा देश की आर्थिक विकास संभव है। अतः व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना समाज का एक प्रमुख कार्य। यानी समाज के द्वारा जब विद्यालय की स्थापना की जाती है तो वहाँ व्यवहारिक यानी प्रोफेशनल शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। यानी बालकों को कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा आदि दी जाए, जिससे कि समाज में जब वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अनेक अनेक व्यवसाय की स्थापना करेंगे तो इससे देश और समाज का भी विकास हो सकेगा। पुस्तकालयों की स्थापना। समाज का यह कार्य है कि वह अपने व्यक्तियों के मानसिक विकास हेतु अधिक से अधिक सार्वजनिक वाचनालयों तथा पुस्तकालयों की स्थापना करें। साथ ही इसमें आवश्यक पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की उचित व्यवस्था करें, जिससे जनसाधारण को देश विदेश की राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के विषय में भी ज्ञान प्राप्त हो सके। यानी समाज का तीसरा प्रमुख कार्य है लाइब्रेरी की एस्टैब्लिशन करना, यानी लाइब्रेरी को स्थापित करना, जिससे जो जिनको शिक्षा के अनेक सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही वो उन लाइब्रेरी में जाकर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, समाज पत्र आदि भी पढ़ सके और देश विदेश की जानकारी भी प्राप्त कर सके। व्यायामशालाओं का निर्माण। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास समाज का उत्तरदायित्व है। शारीरिक विकास व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। शारीरिक विकास के लिए समाज को न केवल विद्यालयों में खेलकूद के मैदान, खेल सामग्री आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, बल्कि संसाधन युक्त व्यायामशालाओं का निर्माण भी कराना चाहिए। यानी समाज में विभिन्न प्रकार की व्यायामशाला, जिम्नाजिज्म की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे लोग वहां जाकर खेल कूदे, ऐसे मैदान की व्यवस्था की जाए जहां लोग व्यायाम कर सके, जिससे उनका शारीरिक विकास भी हो सके। सांस्कृतिक तथा साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था। व्यक्तियों का सामाजिक और साहित्यिक विकास भी समाज के कर्तव्य है। समाज द्वारा स्थापित विद्यालय इस कार्य में सहयोगी हो सकते हैं, परंतु फिर भी समाज को अलग से कवि सम्मेलन, मुशावरे, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत कार्यक्रम, साहित्यिक गोष्ठी आदि का समस्या पर आयोजन करते रहना चाहिए। यानी समाज में लोगों के अंदर सांस्कृतिक और साहित्यिक शिक्षा को जागृत करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि इन सभी का भी प्रयोजन करना चाहिए। अब बात करते हैं समाज को शिक्षा का महत्वपूर्ण अभिकरण बनाने के लिए सुझाव।
तो यानी वो कौन सा सुझाव है जो समाज को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिकरण बनाने में भूमिका निभा सकता है। पहला, समाज को बालक के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए जिसका बालक अपने जीवन में अनुसरण कर सके। यानी समाज में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, ऐसे आइडलिक लोगों को लाना चाहिए जिससे बालक उनसे उनके जीवन से संबंधित संघर्ष को मतलब कि आत्मसात कर सके, उनसे मोटिवेशन ले सके और अपने भी करियर को उस वे में कंडक्ट कर सके। समाज का कार्य होना चाहिए कि बालक के सामने ऐसे आइडल, ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत करे जिससे बालक उनकी जीवन संघर्ष से मतलब उनकी स्टोरी से कुछ मोटिवेशन लेकर अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुधारने के लिए उनका अनुसरण कर सके और उनसे कुछ अच्छी बातें भी सीख सके। समाज का दृष्टिकोण केवल संकुचित सांप्रदायिकता तथा जातीयता तक सीमित न होकर व्यापक होना चाहिए। भारतीय समाज संकुचित सांप्रदायिकता तथा जातीयता के विचारों, पक्षपातों और सामाजिक बंधनों से इतने जकड़े हुए कि उनको आत्म प्रकाशन एवं आत्म अनुभूति का अवसर नहीं मिल सकते। समाज का दृष्टिकोण केवल संकुचित नहीं होना चाहिए, केवल सांप्रदायिकता, जातीयता, धर्म यानी स्पेसिफिक धर्म के लिए, तो इन सब ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को ऐसा होना चाहिए जो अपने बालकों के बारे में, अपने देश को, अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति और प्रगतिशील बनाने की सोचे। परंतु आज क्या है, आज हमारा समाज जातीयता, सांप्रदायिकता, दंगे फसाद आदि में इतना जकड़ा हुआ कि वो अपने आत्म प्रकाशन और आत्म अनुभूति के बारे में नहीं सोच पा रहा है। समाज शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में पूरी ईमानदारी, त्याग और निष्ठा से काम करे, तभी वह शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बन सकेगी। यानी समाज शिक्षा का प्रचार प्रसार पूर्णतः ईमानदारी से साथ करे, जिससे शिक्षा प्रभावशाली रूप से सभी को समान रूप से मिल सके, तभी समाज एक शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बन सकेगा। समाज विद्यालय कार्यक्रमों में अपनी रुचि दिखाए एवं सहयोग करे। समाज विद्यालय के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनमें रुचि भी दिखाए और हेल्प भी करे, उन्हें फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट भी करे। समाज को चाहिए कि वह बालक के लिए स्वस्थ और रचनात्मक वातावरण प्रस्तुत करे, बालकों को बुरे और विध्वंसात्मक वातावरण से बचाकर अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करे, जिससे बालक के व्यक्तित्व का उचित दिशा में सर्वोत्तम विकास हो सके। यानी समाज को चाहिए कि बालक के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए, रचनात्मक कार्यक्रम करें, रचनात्मक वातावरण का निर्माण करें, जिससे बालक बुरे और विध्वंसात्मक वातावरण से बचे रहे और अच्छे से अच्छे उनमें गुणों का विकास भी हो सके। समाज अपने शैक्षिक कार्यों में राज्य तथा शिक्षा के अन्य औपचारिक, अनौपचारिक तथा गैर औपचारिक अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। यानी समाज केवल राज्य और शिक्षा के उनके सर्वोत्तम विकास के लिए अनौपचारिक, औपचारिक और गैर औपचारिक अभिकरणों का भी उपयोग करना चाहिए। परिवार को साक्षर और शिक्षित बनाना, परिवार के सदस्यों को प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, औपचारिक शिक्षा आदि के द्वारा साक्षर और शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे बालकों के विकास और शिक्षा के प्रति सचेतना भी जागृत हो सके और उनके अभिभावक भी शिक्षित हो सके। परिवार के रहन सहन के स्तर को उठाया जाए, परिवार को स्वस्थ और सफाई के महत्व और नियमों की जानकारी दी जाए, प्रदूषण के प्रति चेतना लाई जाए या जल संरक्षण तथा रोगों से बचाव आदि के तरीके भी बताए जाए। यानी परिवार के सदस्यों को जल संरक्षण, प्रदूषण आदि के प्रति उन्हें उसके लिए जागृत भी कराया जाए और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के तरीके भी बताए जाएँ। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के अभिकरण के रूप में समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका। इस प्रकार हम अरे अम्मी तो और हैं भैया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के अभिकरण के रूप में समाज की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी परिवार के बाद जब बालक समाज के परिप्रेक्ष्य में आता है तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें समाज से भी सीखता है। तो समाज का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बालक के लिए उत्तम से उत्तम विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, व्यवसायों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, पुस्तकालयों की स्थापना की जाए तथा व्यायामशालाओं का भी निर्माण किया जाए, जिससे बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरह का उचित विकास हो सके। समाज शिक्षा के प्रचार और प्रसार में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करे, जिससे शिक्षा एवं शिक्षा के प्रचार जन साधारण लोगों तक भी पहुँच सके और सभी अभिभावक जो अशिक्षित है उन्हें भी शिक्षा प्रदान की जा सके। तभी समाज शिक्षा के अभिकरण के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने अभिकरण के रूप में विद्यालय, अभिकरण के रूप में यानी शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय, शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार की क्या भूमिका और शिक्षा के अभिकरण के रूप में समाज की क्या भूमिका है, इन तीनों टॉपिक्स पे बात कर ली। अगर इन तीनों टॉपिक्स की बात करें तो एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिवार है। यानी शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार की क्या भूमिका है, प्रकाश डाली, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिवार है। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए मतलब परिवार को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।